इस वीडियो में हम आईआर के जो करंट अफेयर्स हैं लास्ट के 1 से 1.5 साल के, एक्चुअली 2 साल के, उसको कवर करने वाले हैं। सो ये वीडियो अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए काइंड ऑफ ये रिवीजन वीडियो होगा। ऑलरेडी हम आईआर वाला पार्ट मंथली वीडियोज से करते हैं। यहाँ पे काइंड ऑफ वो एक रैपिड रिवीजन होगा, तो इसको अगर आप पहले से आईआर कवर कर चुके हो तो इसको 2 की स्पीड पे देखेंगे। पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगा। उसके अलावा इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो आपको टेलीग्राम पे फ्रीली मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने कोशिश की है जितना इसको शॉर्ट रखें जितना पॉसिबल होगा, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा लंबा एक्सप्लेनेशन है वो आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। सो लेट्स कीप इट ए वेरी क्विक वन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद बेसिक। जस्ट अ सेकेंड। ओके, फर्स्ट है दैट इज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन। अब देखो यूएन के 80 ईयर्स पूरे हुए हैं, उसके कंटेक्स्ट में 2-3 चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखना। एक था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का बाद में सक्सेसर बना यूनाइटेड नेशन, उसके 80 ईयर्स पूरे हुए, उसके कंटेक्स्ट में ये यूएन एट 80 इनिशिएटिव है। अब यहाँ पे ये बेसिक वाली चीज़ें हैं। इसमें एक टास्क फोर्स था यूएन 80 और दैट वाज चेयर्ड बाय द सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर पॉलिसी। ये चीज ध्यान में रख लेना। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यूनाइटेड नेशंस में 5 हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं जिनको हम P5 बोलते हैं, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। 10 है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। हम भी P5 का मेंबर बनना चाहते हैं। P5 के साथ खास चीज क्या है कि इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब एक ने बोल दिया कि नहीं है तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा, इन ए वेरी सिंपल सेंस, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नए मेंबर्स कौन कौन बने हैं, तो 5 नए मेंबर बने हैं। अगेन यूजुअली इन मेंबर्स में होता क्या है, रीजनल डाइवर्सिटी होती है, मतलब अलग अलग एरिया से मेंबर्स लेते हैं। बट P5 में अफ्रीकन कंट्रीज नहीं है, तो इसीलिए इसके एक्सपेंशन की जो डिमांड है वो होती है। यहाँ पे 2 और इंपॉर्टेंट चीज, एक ग्रुप है G4। G4 है कंट्रीज लाइक इंडिया, जापान। ये डिमांड कर रहे हैं एक्सपेंशन इन द सिक्योरिटी काउंसिल। दूसरा, इनका काउंटर करने के लिए एक और ग्रुप है जिसको UFC, यूनाइटेड फॉर कंसेंसस के नाम से जानते हैं, और उसको कॉफी क्लब भी बोलते हैं। तो अगर मैं एक सिंपल सेंस में बताऊं तो G4 है वो डिमांड कर रहा है कि हमें P5 में शामिल किया जाना चाहिए। इस G4 के अपोजिट वाली जो कंट्रीज हैं, यूजुअली वो कंट्रीज हैं वो UFC या फिर बेसिकली कॉफी क्लब है उसका पार्ट है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज। एक और इसमें ग्रुपिंग है, G4 में ऑलरेडी बता चुका हूं। C10 क्या है, C10 है अफ्रीकन कंट्रीज का एक ग्रुपिंग है रिगार्डिंग द एक्सपेंशन ऑफ दिस सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। कि भाई हमें भी मेंबरशिप मिलनी चाहिए, हम इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है और हमारा कोई भी मेंबर है, कोई भी कंट्री है वो P5 में परमानेंट मेंबर नहीं है। हाँ, एक UFC की जो मैं बात कर रहा था, कॉफी क्लब या UFC, सो ये बेसिकली बोलते हैं कि नहीं, अगर ज़्यादा लोगों के पास वीटो पावर होगी तो उससे डिसीजन मेकिंग है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। बस ये ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट है रिलेटेड टू यूएन इकोसोक। इकोसोक क्या है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखना। एक तो इंडिया है वो इलेक्ट हुआ है, और 26 से 28 2026 से 2028 रिसेंटली आई थिंक HCS में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे यूपीएससी, क्योंकि अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता जा रहा है, यूपीएससी 2-3 चीज़ों में ट्रैप कर सकती है। पहला, ड्यूरेशन के कंटेक्स्ट में इसको 5 साल या 7 साल का दिखा के कि 2026 से लेट से 2030 तक, है ना, तो वो ध्यान में रखना। दूसरा, इसमें ग्रुपिंग, अगेन कोई भी यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसमें बेसिकली चाहते हैं कि डाइवर्सिटी हो, तो उसके हिसाब से रीजनल वेरिएशन के लिए अलग अलग एरिया से मेंबर लेते हैं। एक और चीज इसमें ध्यान में रख लेना, इसमें 54 कंट्रीज हैं। नंबर एग्जैक्टली नहीं याद रहे, दैट्स ओके, बट एग्जामिनर एक स्टेटमेंट दे सकता है दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ लेट्स से UNGA आर बाय डिफॉल्ट द मेंबर्स ऑफ इकोसोक। तो वो चीज ध्यान रखना कि सब नहीं है, इसीलिए इसमें कम मेंबर्स हैं, ठीक है। आई थिंक एक क्वेश्चन आया था रिलेटेड टू दिस AIIB आया था, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, कि इसमें सब मेंबर्स हैं वो सिर्फ एशिया के होते हैं। और उसमें दूसरा स्टेटमेंट था दैट कंट्रीज मोर देन 100 मेंबर्स और मोर देन 100 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ दिस ग्रुपिंग। अब यहाँ पे एग्जामिनर आपसे नहीं जानना चाह रहा है कि आपको एग्जैक्ट नंबर पता है या नहीं पता। उस क्वेश्चन में बेसिकली एग्जामिनर का इंटेंशन था कि डू यू इवन नो कि एशिया में लगभग कितनी कंट्रीज हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी एग्जामिनर सिर्फ इतना बता सकते हैं कि मतलब वो नहीं जानना चाह रहे कि एग्जैक्टली आपको पता है कि 54 है या नहीं है।
बट यहाँ पे सिर्फ इतना इंटेंशन हो सकता है कि डू यू नो कि सब कंट्रीज नहीं है, बस उस हिसाब से इसको ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट रिलेटेड टू यूएनएचसीआर, एचसीआर क्या है, ह्यूमन राइट कमीशन है, तो इनका एक रिपोर्ट था दैट इज ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये रिपोर्ट ध्यान में रख लेना। दूसरा इसके कंटेक्स्ट में एक और बॉडी न्यूज में थी यूनेस्को। यूनेस्को यूजुअली न्यूज में रहती है बिकॉज ऑफ द एक्शंस ऑफ यूएस। यूएस है वो मतलब कभी उसमें एग्जिट कर लेता है, कभी एंटर हो लेता है, तो वो चीज ध्यान में रख लेना। अब यूएस के पीछे का लॉजिक क्या है, मतलब ये वाला पॉइंट बाद में फिर वापस भी आएगा। एंटी इजराइल बायस, एंटी इजराइल बायस का बेसिक मतलब क्या है कि ये बॉडी है वो इजराइल के अगेंस्ट है, बस इतना ध्यान में रख लेना। सेम मोर और लेस सेम आर्ग्यूमेंट है वो यूएस ने दिया है रिगार्डिंग G20 समिट ऑल्सो, कि हम देखो एक थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। G20 समिट था वो साउथ अफ्रीका में होना था, यूएस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। यूएस का कहना था कि साउथ अफ्रीका है दैट इज अगेंस्ट इजराइल, है ना। तो यहाँ पे भी एग्जामिनर आपको डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि यूएस ने पार्टिसिपेट किया है नहीं किया, उसमें कोई एक इनिशिएटिव है उसके बारे में पूछ के कि यस यूएसए आल्सो एंडोर्स्ड दिस थिंग। उसमें एग्जामिनर सिर्फ इतना जानना चाह रहा है कि क्या आपको पता है कि यूएस ने मतलब इसमें क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया, या पार्टिसिपेट किया या नहीं किया, बस ये इंटेंशन ध्यान रख लेना। यूजुअली होता क्या है, जब आप मैगजीन पढ़ते हो तो आपको सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं बताया जाता है। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो हर दिन वो चीज़ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है, तो आपको फिर बैकग्राउंड भी पता होगा। ओके हाँ, उसके बाद यहाँ से एक स्टेटमेंट बन सकता है, यूनेस्को है उन्होंने अपना फर्स्ट अरब लीडर है एज ए डीजी अपॉइंट किया है। प्लीज रिमेंबर अरब, यहाँ पे एग्जामिनर बड़ा स्मार्टली क्या कर सकता है, कोई और नाम लिख सकता है अरब की जगह, लेट्स से कि अफ्रीकन या फिर एशियन, कुछ भी ऐसा, तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। अब यहाँ पे कौन है डीजी, सो खालिद अल एनैनी है वो डीजी है, कहाँ के हैं, इजिप्ट के हैं, और फर्स्ट अरब लीडर है और सेकंड अफ्रीकन है टू हेड दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये तीन चार चीजें इसमें फैक्चुअल है, यू हैव टू रिमेंबर, देयर इज नो अदर वे, क्योंकि अगर स्टेटमेंट एग्जामिनर को थोड़ा सा भी डिफिकल्ट बनाना होगा, विच वी हैव सीन कुछ अगर आप इस साल के 2026 के अलग अलग स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस देखोगे, सो व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि एआई की वजह से कंटेंट है वो काफी इजीली अवेलेबल है, तो अब एग्जामिनर भी क्या कर रहे हैं, वो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं बाय ट्वीकिंग द स्टेटमेंट सो माइन्यूटली कि अगर आपने पहले से अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं किया हुआ देन इट विल बी डिफिकल्ट, तो ध्यान रखेंगे। दूसरा एक और चीज, टेन्योर कितने साल का है, 4 साल का है, ठीक है। हाँ ओके, नेक्स्ट है रिलेटेड टू यूएन पीस कीपिंग एंड ह्यूमन राइट काउंसिल। अब देखो इसमें दो तीन चीजें ध्यान रख लेना। इसका पीस कीपिंग का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो बर्लिन में हुआ था, जो कि जर्मनी में है, ठीक है, और इसके 10 साल पूरे हुए हैं इस पर्टिकुलर समिट के। समिट का नाम क्या था, 2015 न्यूयॉर्क समिट, ठीक है। देखो किसी भी इवेंट का 10 साल 15 साल पूरा होता है तो उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सेंस में यहाँ पे एग्जामिनर क्या कर सकते हैं कि इसको 2015 की बजाय 2017 दिखा देंगे। अब एग्जामिनर ये नहीं जानना चाह रहा कि 17 है कि 18 है, एग्जामिनर सिर्फ इतना जानना चाह रहा है कि डू यू नो कि दिस हैज कंप्लीटेड 10 इयर्स, तो आप 10 इयर्स से ध्यान में रखेंगे लास्ट ईयर के कंटेक्स्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव अनाउंस किए थे, जैसे QRF है, क्विक रिएक्शन फोर्स है, उसके बाद वुमेन लेड पुलिस यूनिट है, और एक स्वॉट पुलिस यूनिट है, और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमने इनिशिएटिव अनाउंस किए हैं। अब ये वुमेन लेड वाले से एक क्वेश्चन अभी जो रीसेंट HCS का एग्जाम हुआ था उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इंडिया का जो ऑल वुमेन यूनिट है वो कहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। आई थिंक देयर इज सम ग्लिच इन द स्क्रीन, ओके इट शुड बी ओके नाउ। तो कहाँ पे डिप्लॉय किया गया था, तो दैट वाज डिप्लॉयड इन लाइबेरिया। इंडिया है उससे फर्स्ट कंट्री बना था टू डिप्लॉय द ऑल वुमेन यूनिट, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट रिलेटेड टू ह्यूमन राइट, तो अब ह्यूमन राइट के कंटेक्स्ट में 3 साल का जो टर्म था वो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। 47 मेंबर्स, अब यहाँ पे भी वही एग्जामिनर आपके साथ एक स्टेटमेंट बेस्ड गेम खेल सकता है कि ऑल द कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ दिस ह्यूमन राइट काउंसिल। ऑल नहीं है इसलिए मेंबर्स कम है, ठीक है। और एक और चीज, 2 टर्म लगातार है एज मतलब मेंबर आप सर्व कर सकते हो कंजिक्यूटिवली, 2 टर्म से ज्यादा नहीं होगा, ये भी ध्यान में रख लेना, क्योंकि स्टेटमेंट अगर फ्रेम करना होगा एग्जामिनर को, सो बोल सकते हैं कि सिंस लास्ट 3 टर्म्स इंडिया इज ए मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, कंटिन्यूअस मेंबर, है ना, तो उस कंटेक्स्ट में घुमा फिरा के किधर भी पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रिलेटेड टू UNTOC एंड UNCAC। TOC क्या है, दैट इज कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसको पलेर्मो कन्वेंशन भी बोला गया है, और ये क्वेश्चन भी अभी जो
HCS हुआ था, उसमें पूछा गया था। एक और ऐसा ही क्वेश्चन था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल प्रॉपर्ली, आई थिंक सीडीएस में पूछा गया था, रिलेटेड टू कन्वेंशन ओनली। सीडीएस था या कुछ और एग्जाम था। एक बार आप जो भी एग्जाम इस साल में हुए हैं, खास करके स्टेट पीसीएस के एग्जाम और यूपीएससी के जो एग्जाम हैं, वो आप जरूर देखें। उससे फायदा क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के टॉपिक के ऊपर एग्जामिनर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम में आपको वो सब क्वेश्चंस प्रोवाइड करूं, तो आप उनको अटेम्प्ट करेंगे एक बार, सो दैट आपको आइडिया रहे। दूसरा कन्वेंशन क्या है, दैट इज सीएसी, कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। अब देखो, दो तीन चीजें समझो। कोई पर्सन है, इंडिया में क्राइम किया, इंडिया से भाग गए, दूसरी कंट्री में चले गए। अब अगर हमें उस पर्सन को पनिश करना है, तो हमें उसको एक्सट्रेडाइट करके इंडिया में लेके आना पड़ेगा। इसी के कंटेक्स्ट में ये दोनों कन्वेंशंस हैं, वो रिसेंटली न्यूज़ में थी। हमने एक्सट्रेडिशन जो रिक्वेस्ट थी फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स की, उसके कंटेक्स्ट में इनको इन्वोक किया था। तो प्लीज रिमेंबर कि इंडिया है दोनों कन्वेंशंस उनको रेटिफाई कर चुका है। कब? 2011 में ही। ठीक है। इंडिया की तरफ से कौन सी बॉडी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पे सीबीआई है, वो ध्यान में रख लेना। इंटरपोल है एक, इंटरनेशनल पुलिस, उसके कंटेक्स्ट में भी सीबीआई ही इसकी नोडल एजेंसी है। सीबीआई है, इसके कंटेक्स्ट में भी तीन चार चीजें ध्यान में रख लेना। यूजुअली पुलिस के कंटेक्स्ट में हम सोचते हैं कि एमएचए के अंडर में है, बट प्लीज रिमेंबर इट इज अंडर डीओपीटी, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। सो सीबीआई पहला है, डीओपीटी दूसरा, प्लीज रिमेंबर it derive its power from DSPE, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। बट एक चीज और ध्यान में रख लेना, दैट इट इज नाइदर ए स्टेट्यूटरी बॉडी नॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना। तो ये छोटे छोटे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, नाउ कमिंग टू आईसीजे। अब देखो, दो बॉडीज हैं, एक है आईसीसी और एक है आईसीजे। आईसीसी मतलब आईसीसी भी दो हैं, एक तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जो रोम स्टेट्यूट के थ्रू बनाया है, और दूसरा आईसीसी एक क्रिकेट वाला है ना। ये हम स्पोर्ट्स के कंटेक्स्ट में बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ इसकी बात करते हैं। ये क्रिमिनल कोर्ट है, यहाँ पे बेसिकली जो क्राइम्स है उसके अगेंस्ट पनिशमेंट की बात होती है। प्लीज रिमेंबर, इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ दिस थिंग, दिस इज ए बॉडी ऑफ आईसीजे। दिस आईसीजे, दिस आईसीजे इज यूएन बॉडी, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। आईसीजे ने एक जजमेंट दिया था रिलेटेड टू वानुतु आइलैंड, ठीक है। अब यहाँ के कंटेक्स्ट में बात क्या थी कि एनवायरनमेंट है, दैट इज आल्सो ए ह्यूमन राइट, और इसीलिए मतलब क्लाइमेट चेंज है, उसके कंटेक्स्ट में डेवलप्ड कंट्रीज उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए टू द डेवलपिंग कंट्री। अब देखो, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया, उसकी वजह से जीएचजी एमिशन हुआ, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। उसकी वजह से क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। उसी की वजह से क्या हो रहा है कि ग्लेशियर मेल्ट हो रही है, उसी मेल्टिंग की वजह से क्या है, सी लेवल राइज हो रहा है। तो जो आइलैंड वाली कंट्रीज है ना, मतलब जो जिनके आसपास में जो सी लेवल है वो राइज हो गया है, तो डूबने के रिस्क पे है। तो इसी के कंटेक्स्ट में ये पूरा जजमेंट था, तो आपको बैकग्राउंड स्टोरी पता होनी चाहिए। हाँ, पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से हमारा टारगेट क्या है? 1.5 डिग्री से ज़्यादा हम राइज नहीं होने देना चाहते। इसी के कंटेक्स्ट में प्लीज रिमेंबर, पेरिस एग्रीमेंट के कंटेक्स्ट में भी रिसेंटली क्वेश्चन था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कौन से में था, कब ये साइन किया गया था, ईयर इसका स्पेसिफिकली पूछा है। अच्छा, इसी के कंटेक्स्ट में एक और टर्म है एनडीसी। एनडीसी क्या है? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। मतलब हर एक कंट्री बताएगी कि हम क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए ये स्टेप्स लेने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ। एज ए स्टूडेंट आप टारगेट बताते हो कि आज मैं ये पढ़ने वाला हूँ, उसी तरीके से कंट्रीज बताएंगी कि हम ये स्टेप्स लेने वाले हैं टू डील विद द क्लाइमेट चेंज, है ना। इसी के कंटेक्स्ट में एक और चीज एनवायरनमेंट में हम फिर बाद में बात करेंगे, पंचामृत। जो हमने 5 गोल्स की बात की थी, हमारा एक गोल ये भी है 2070, दैट इज नेट जीरो। नेट जीरो का मतलब क्या है? जितना एमिट करेंगे उसको हम कैप्चर बैक कर लेंगे। इट डज नॉट मीन दैट वी विल नॉट एमिट, रिमेंबर द डिफरेंस कि नेट जो अमाउंट है वो जीरो होना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रिलेटेड टू आईएमएफ। अब इसमें भी एग्जामिनर आपको फंसा सकता है, और इसमें काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो कंट्रोवर्सी ये थी कि आईएमएफ ने अपना ईएफएफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, उसके थ्रू पाकिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड की थी। अब बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं इंडिया में, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज किया कि भाई आपने इस चीज़ का विरोध क्यों नहीं किया, मतलब हाउ कैन यू अलाउ आईएमएफ टू प्रोवाइड कंटिन्यूस सपोर्ट टू पाकिस्तान विच इज डाइवर्टिंग दिस मनी टू प्रमोट टेररिज्म इन आवर कंट्री। ओके, दैट वाज द इशू। बट
उसमें एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आपको समझना पड़ेगा कि इसमें नो करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, मतलब यू कैन नॉट वोट अगेंस्ट इट। तो इंडिया ने क्या किया है उस केस में, एब्सटेन किया। एब्सटेन का मतलब है कि आप वोट नहीं करेंगे, वो वाला सेंस है। तो प्लीज रिमेंबर, अब यहाँ पे अगर एग्जामिनर मैं अगर एग्जामिनर होता तो आई वुड हैव सेड फ्रेम्ड ए स्टेटमेंट लाइक दिस दैट इंडिया वोटेड अगेंस्ट इट, या फिर देयर इज अ प्रोविजन ऑफ वोटिंग अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ फंडिंग, है ना, या फिर इट रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम ऑल द मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर ग्रुपिंग, ऑल द मेंबर्स ऑफ आईएमएफ इटसेल्फ। तो इस तरीके से आपको सिर्फ ये कंट्रोवर्सी समझनी है, बाकी सब चीजें तो बेसिक सी हैं कि नो वोट है वो नहीं पॉसिबल है। और ईएफएफ है, दैट इज एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। दूसरा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा किसका है, ऑप्शन आपको दे दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, है ना, सो इट इज ए फैसिलिटी ऑफ आईएमएफ। ओके, हाँ, इंडिया ने एब्सटेन किया था, वो बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट रिलेटेड टू एससीओ। अब देखो एससीओ के कंटेक्स्ट में समिट हुई थी चाइना में, हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वहाँ पे गए थे, और वहाँ पे बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो अनाउंस किए गए थे। तो आपको 4-5 चीज़ें इस पर्टिकुलर टॉपिक से ध्यान में रखनी है। पहली बात, कहाँ पे हुई थी, तो तियानजिन है चाइना में। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, मैं ये पूरा लेक्चर है बड़ी स्पीड से वन टेक में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इट इज़ इंटेंस होट, बहुत सारी जगह पे हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन हो बिल्कुल बकवास हो, बट रादर देन फोकसिंग ऑन दैट पार्ट, प्लीज फोकस ऑन द इंफॉर्मेशन पार्ट, बिकॉज अल्टीमेटली प्रीलिम्स में वो आपसे नहीं पूछेंगे कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है। हाँ, सो थोड़ा सा मेरा भी लिमिटेशन समझेंगे, एट द एंड ऑफ द डे आई एम ए ह्यूमन बीइंग। हाँ, ओके। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें पहले 2 अलग अलग कैटेगरी होती थी, ऑब्जर्वर और डायलॉग पार्टनर। इन सब को मर्ज करके अब नया जो कैटेगरी है वो बना दिया है, क्या है, पार्टनर कंट्रीज। एक और इंपॉर्टेंट चीज, नया मेंबर कौन बना है, लाओस बना है, ठीक है। अब टोटल कितने हो गए इसमें, 10 मेंबर्स है, 17 पार्टनर्स हैं। ओके, उसके बाद एससीओ को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है किसमें, सीआईएस में। सीआईएस क्या है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनिशिएटिव्स की, क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं वो नए अनाउंस किए हैं, तो एक है एंटी ड्रग सेंटर, है ना, एक है चाइना का जीजीआई इनिशिएटिव था जिसको इसने एंडोर्स किया है। अब ये जीजीआई क्या है, प्लीज रिमेंबर 2 थिंग्स, ए ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, नाम से ही पता चल रहा है कि गवर्नेंस की बात होगी, बट है किसका ये ध्यान में रख लेना, दिस इज एन इनिशिएटिव प्रमोटेड बाय चाइना, है ना। तो आपको चाइना की जगह लेट्स से कि एग्जामिनर कैन सेट ए ट्रैप दैट इट इज रशियाज इनिशिएटिव और इंडियाज इनिशिएटिव। रिमेंबर, इट इज चाइनाज इनिशिएटिव। चाइना ने अपना नेविगेशन सिस्टम है उसको भी यूज करने की परमिशन दी है, दैट इज बिदो। अब यहाँ पे भी अगेन एग्जामिनर क्या ट्रैप सेट कर सकते हैं, देखो मैं साथ साथ ट्रैप इसलिए बता रहा हूँ सो दैट यू कैन ट्रेन योर माइंड। ट्रैप क्या सेट कर सकते हैं, दैट इंस्टेड ऑफ बिदो आपको गैलीलियो नाम दे दिया, है ना, जो कि ग्लोनास नाम दे दिया, ताकि मतलब अलग अलग जो नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम देके आपको कंफ्यूज करना, सो दैट वहाँ पे आप फंस जाओ। बट रिमेंबर चाइना वाला है हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है, उसका नाम क्या है, हमारे वाले का नाम है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम। उसका जो ऑफिशियल नाम है नाविक है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया का भी एक इनिशिएटिव था जिसको प्रमोट किया गया था, दैट इज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अब इसी कंटेक्स्ट में आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, योगा डे है, योगा डे 2025 वाला और 26 का भी, दोनों ही देख लेना एक बार। 26 वाला तो हालांकि पेपर बन चुका होगा, बट यूजुअली इनका थीम पहले से एडवांस में अनाउंस होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका एक क्वेश्चन आया था अभी जो सीडीएस वाला एग्जाम हुआ था उसमें थीम, और उन्होंने स्मार्टली क्या किया, आई थिंक पीछे से पीछे वाले ईयर का थीम है उसको रिप्लेस कर दिया। यूजुअली एग्जामिनर क्यों रिप्लेस करते हैं, दिस इज बेसिकली रेफर्ड एज कोग्निटिव बायसनेस। कोग्निटिव बायसनेस का मतलब क्या है, हमारे ब्रेन में वो इन्फॉर्मेशन क्लियर तो है नहीं, बट हमने कहीं पे देखी है, तो जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन हमारा ब्रेन देखता है वो एक्साइटेड हो जाता है कि अरे ये तो मेरे को आता है। वो ये नहीं सोचेगा कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे को 23 वाली याद है या 25 वाली याद है, एंड दैट्स हाउ एग्जामिनर सेट द ट्रैप्स। सो ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। ओके, अब थीम की ओर अगर मैं बात करूं तो ऑफिशियल थीम क्या था, अपहोल्डिंग द सांघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। अब यहाँ पे एक और छोटा सा ट्रैप है जो बड़ा स्वीट सा ट्रैप बनेगा, दैट वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एससीओ, इज इट इन शांघाई, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, इट इज नॉट, है ना। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, कहाँ पे होगा, आई थिंक बीजिंग में है, एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना आप, बट एज फार एज आई कैन रिकॉल, हाँ। एक और इंपॉर्टेंट चीज, 2025 को चाइना ने डिक्लेयर किया है एससीओ ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है।
एक यूथ डे है 12th जैन, मैं लिख ही देता हूँ 12th जैन को हम वर्ल्ड यूथ डे के तौर पे भी सेलिब्रेट करते हैं, और उसमें भी एक टर्म है दैट इज उसके थीम में भी एक टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको भी ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट रिलेटेड टू WTO। अब देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में दो तीन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थे। पहला डेवलपमेंट था रिलेटेड टू फिशरीज सब्सिडी। एक लाइन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंट्रीज सब्सिडी देती हैं, उसकी वजह से लोगों का कहना है कि उसकी वजह से हम रिसोर्सेज को, मतलब फिश जो रिसोर्सेज हैं उनको जल्दी कैप्चर कर लेते हैं, जुवेनाइल फिश है उसको कैप्चर कर लेते हैं, है ना। जुवेनाइल फिश का मतलब यंग फिश है, आई थिंक टेक्निकल टर्म वुड बी फिंगरलिंग, है ना। तो उनको पकड़ लेते हैं जिसकी वजह से हमारे जो फिशरीज रिसोर्सेज है वो डिप्लीट हो रहे हैं। उसी के कंटेक्स्ट में कंट्रीज ने डिसाइड किया कि भाई इस सब्सिडी को, जो फिशरीज पे सब्सिडी देते हैं, उसको हमें डिसकंटिन्यू करना है। क्वेश्चन यहां से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन अगर पूछना होगा एग्जामिनर को तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेदर इंडिया सपोर्ट दिस और नॉट। हमारा आर्ग्यूमेंट समझो क्या है, थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ। हम सब्सिडी देते हैं हमारे फिशरमैन को। देखो फिशरीज के साथ प्रॉब्लम क्या है कि कुछ सीजन ऐसे हैं जहाँ पे फिशरमैन को मतलब नहीं मिलेगी मछली, तो उसके लिए भी उसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड सब्सिडी टू इट्स फिशरमैन। यहाँ पे एक छोटी सी चीज समझना, हमारा जो पर पर्सन सब्सिडी है दैट इज वेरी लो। पर पर्सन का मतलब लेट्स से कि 100 रुपए हमने पूरे देश में डिवाइड किए हैं और 10 फिशरमैन को डिवाइड किए, तो पर पर्सन 10 रुपए आ गया। हमारे केस में दिस इज अराउंड रफली $35, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में पर फिशरमैन जो सब्सिडी है दैट इज रफली अराउंड 75,000, 75 टू 76,000। अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग एवरेज मिलेगा, बट 75 इजी वे है याद कर लेना, $75,000। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो एक जगह पे कहीं पे मैंने लिखा भी होगा, हाँ, दिस इज आवर एवरेज 35 और दिस इज द एवरेज बाय डेवलप्ड कंट्री 75 टू 76,000। पॉइंट क्या है यहाँ पे, हमारा आर्ग्यूमेंट है कि भाई अगर आपको सब्सिडी कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट इट इन टर्म्स ऑफ पर पर्सन। हमारे यहाँ पे ज्यादा फिशरमैन है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो फिशरमैन भी ज्यादा है, तो टोटल अमाउंट जो आप कैलकुलेट करोगे वो ऑफ कोर्स दैट विल बी बिगर। बट if you really want to tackle the problem, why not to calculate it on the basis of per person subsidy और per capita subsidy। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। इसीलिए वी हैव नॉट सपोर्टेड दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। तो अभी इस कंटेक्स्ट में सिर्फ इतना आप ध्यान में रख लेना कि हमारा डिमांड क्या है और यहाँ पे सब्सिडी है वो किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। एक और चीज है, एक एग्रीमेंट है, अगेन आइडियली तो आपका स्टेटिक में कवर हुआ होना चाहिए। एओए, एओए क्या है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसके थ्रू सब्सिडीज की हम बात करते हैं। इसी के कंटेक्स्ट में डी मिनिमस लिमिट है। डी मिनिमस लिमिट क्या है कि कितना सब्सिडी, मैक्सिमम सब्सिडी है, ट्रेड डिस्टोर्टिंग सब्सिडी वो हम दे सकते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए दैट लिमिट इज 10%, डेवलप्ड के लिए दैट लिमिट इज 5%। अब यहाँ पे भी हम खुश नहीं है एज ए कंट्री, तो हमने बात की कि नहीं, वी नीड टू प्रोवाइड मोर सब्सिडी टू आवर फार्मर्स टू एंश्योर द फूड सिक्योरिटी, क्योंकि हम राइस और वीट के लिए सब्सिडी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि इसमें भी एक पीस क्लोज का प्रोविजन है। ये दोनों सब्सिडीज हैं दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पीस क्लोज वाला क्वेश्चन, इफ आई एम एबल टू रिकॉल इट प्रॉपरली, अभी रिसेंटली एक और स्टेट पीसीएस हुआ था, कौन सा हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन था। हाँ, आई विल पोस्ट दैट क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, ओके। अब कुछ और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रिलेटेड टू सब्सिडी देखो, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सेंस में बताता हूँ। हम एक्सपोर्ट करते हैं कुछ आइटम यूएस को, यूएस ने उस आइटम पे टैरिफ लगा दिया। हमने पूछा कि क्यों लगाया, सो दे आर सेइंग कि ये नेशनल सिक्योरिटी की वजह से हमने लगाया। तो हमने कहा भाई नेशनल सिक्योरिटी का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, चलो मिलके बात करते हैं और इसको सोल्व करते हैं। यूएस इज सेइंग नहीं, दिस वाज इम्पोज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, और इसीलिए इस पे कोई कंसल्टेशन नहीं होगा और ना ही ये डब्ल्यूटीओ का वायलेशन है। ये पूरा आर्ग्यूमेंट है इसमें। तो यूएस ने हमारे जो प्रोडक्ट है कॉपर, उसके ऊपर ये 50% टैरिफ लगाया। ना तो आपको अमाउंट ध्यान में रखना है, बट आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि कैन कंट्रीज डू सो हाँ, वो किया है यूएस ने। तो एग्जामिनर को अगर ट्रैप सेट करना हुआ तो मतलब एग्जामिनर बोलेगा कि कंट्रीज कैन नॉट इम्पोज दिस टैरिफ ऑन द ग्राउंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, है ना। बट यहाँ पे एज वी कैन सी द केस, तो उसी के कंटेक्स्ट में यूएस ने इंडिया का जो रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई बातचीत से नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई बेसिस नहीं है। मतलब नेशनल सिक्योरिटी वाले में हम निगोशिएशन नहीं करेंगे। हमारा आर्ग्यूमेंट है कि इसमें नेशनल सिक्योरिटी का तो कोई लेना देना ही नहीं है। सो दैट इज द एंटायर स्टोरी। ओके,
सेम एक ऐसा ही इशू है वो चाइना के साथ चल रहा है। अब चाइना के कंटेक्स्ट में 2-3 चीज़ें समझेंगे। चाइना इज़ ए लीडिंग प्लेयर इन ईवी एंड बैटरीज़। हम ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, बट वी हैव रियलाइज्ड कि हम अपना नया डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं। वी आर बीइंग टू मच डिपेंडेंट ऑन चाइना। तो हमने मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोविज़न किया कि भई अगर आप किसी सेक्टर को प्रमोट करना चाहते हो तो उसमें एक डीसीआर रिक्वायरमेंट सेट कर दो या डीवीए रिक्वायरमेंट सेट कर दो। डीसीआर क्या होता है? डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। डीवीए क्या है? डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। कि लेट्स से एक सिंपल सेंस में ये शर्ट मैन्युफैक्चरिंग है, ये इंडिया में प्रमोट करना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलेगी कि अगर आपको ये शर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करना है तो अगर आपने एक कपड़ा इंडिया से लिया है तभी हम इसको इंडियन मानेंगे। मतलब लेट्स से कि गवर्नमेंट ने कहा कि 50% या 60% इस चीज़ का वैल्यू एडिशन वो इंडिया में होना चाहिए। ये पूरा इशू था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो सेम रिक्वायरमेंट है दैट वाज सेट फॉर ईवी एंड बैटरीज, ओवर सिंप्लीफाइड सेंस में। चाइना इज सेइंग कि इससे हमारे जो प्रोडक्ट हम इंडिया को एक्सपोर्ट करते थे उसके ऊपर मतलब एडवर्स इम्पैक्ट होगा। तो चाइना का आर्गुमेंट है कि इंडिया जानबूझ के लिमिटेशन लगा रहा है हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। हमारा आर्गुमेंट है भाई हम नहीं रहना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंडेंट। दैट इज द एंटायर स्टोरी। तो आपको पता होना चाहिए। अब इकोनॉमिक्स में आपको ये 3-4 एग्रीमेंट है वो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। मतलब बेसिक से टॉपिक्स हैं। यूजुअली हर क्लास में आपको कवर करवाया ही गया होगा। आई एम अज्यूमिंग एससीएम है, सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स। एक सीवीडी है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी। उसके बाद एंटी डंपिंग ड्यूटी और एक है सेफ गार्ड ड्यूटी। अभी मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा और फिर अननेसेसरी मतलब हम डाइग्रेस भी कर जाएंगे। बट व्हेन यू आर गोइंग टू रिवाइज योर स्टैटिक पार्ट ऑफ इकोनॉमी प्लीज रीड अबाउट दीज एज वेल। उसमें मेजर डिफरेंस क्या है, क्योंकि एग्जामिनर के लिए बड़ा आसान है एक स्टेटमेंट बनाना या एक क्वेश्चन बनाना जहाँ पे एक साइड में सब्सिडीज दे दी, ड्यूटीज दे दी और दूसरी साइड में किस पर्पस की वजह से लगाई जाती है। और आपको कंफ्यूज करने के लिए मैच द फॉलोइंग, ओनली वन इज करेक्ट, only two pair are correct, only one pair is correct and only three pair are correct। ये पेयरिंग वाला जो सिस्टम है यूपीएससी ने आई थिंक 2023-24 के बाद से स्टार्ट किया था। उसके बाद से अभी स्टेट पीसीएस है वो मॉडल है वो फॉलो कर रही हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दोज काइंड ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे एलिमिनेशन वोंट बी इजी अंटिल अनलेस यू नो अबाउट ऑल द स्टेटमेंट्स, है ना। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज रिलेटेड टू G7। G7 के कंटेक्स्ट में 3-4 चीजें ध्यान में रख लेना। कनाडा में हुई थी, कनाडा जो आपको बोलना है कन्नान्स्किस है, ये उस जगह पे हुई थी। अब हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब है वो गए थे। अगेन अंडरस्टैंड कि थोड़ा टाइम पहले तक हमारी इस कंट्री के साथ थोड़ी सी अनबन चल रही थी। अगेन आई वोंट गो इनटू डिटेल्स क्योंकि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट नाउ थिंग्स आर बैक ऑन ट्रैक। उनका नया प्राइम मिनिस्टर आया है। यहाँ के कंटेक्स्ट में 2 चीज़ें ध्यान में रख लेना दैट दिस कंट्री हैव वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ यूरेनियम रिजर्व्स है यहाँ पे। वी नीड यूरेनियम फॉर आवर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट। तो उसके कंटेक्स्ट में ध्यान में रख लेना कि वी हैड साइंड एन एग्रीमेंट फॉर सप्लाई ऑफ यूरेनियम। अब 2 चीज़ें समझेंगे। एक तो हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, why we need nuclear energy when government is saying renewable, so why we are shifting towards this nuclear energy, understand? फर्स्ट, सोलर और विंड के साथ प्रॉब्लम क्या है कि दे आर नॉट कंटिन्यूस शोज। तो जब हमें चाहिए होगी बिजली उस टाइम पे दे कैन नॉट प्रोड्यूस, क्योंकि हवा चलेगी जब चलेगी, दैट इज बेस्ड ऑन नेचर, है ना। दूसरा है कि सनलाइट के केस में नाइट को अवेलेबल नहीं होगी। ओके, सो दिस प्रॉब्लम इज बेसिकली रेफर्ड एज इंटरमिटेंसी, है ना। दूसरा मेजर इशू क्या है कि जब डिमांड ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करना, दैट्स हाउ वी नीड टू मैनेज दिस थिंग। अदरवाइज होगा क्या कि अगर लेट्स से कि दिन में ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया और डिमांड रात में है तो फिर हमें उसको स्टोर करना पड़ेगा, उसके लिए हमें स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो अगेन एक और हेडेक हो जाएगा। दैट्स वाई वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स और वी आर गिविंग मोर प्रायोरिटी टू यूरेनियम, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी, सो दैट वी कैन कंट्रोल दिस एंटायर थिंग। अब उसके कंटेक्स्ट में समझो 3 स्टेज हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है। आई वोंट गो इनटू डिटेल क्योंकि फिर वो साइंस टेक वाला पार्ट हो जाएगा, वो हम वहाँ पे कवर कर लेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट। बट 3 स्टेज प्रोग्राम में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वी हैव थोरियम रिजर्व्स जिसको हम यूज करने वाले हैं सो दैट वी डू नॉट नीड टू इम्पोर्ट यूरेनियम। बट इनिशियल स्टेज के लिए वी नीड यूरेनियम। अब यूरेनियम के कंटेक्स्ट में आप एक छोटी सी चीज समझेंगे जो क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज ऑफ दिस ईरान न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट एंड ऑल दैट। क्वेश्चन इज नेचुरल यूरेनियम है ना, उसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है यूरेनियम 235 और एक होता है यूरेनियम 238।
ये वाला है फिसल, फिसल फिसाइल जो आपको बोलना है बोल सकते हैं। ये है फर्टाइल। ये बहुत कम क्वांटिटी में होता है, 0.7% होता है, और ये बाकी 99.3% होता है। अगर किसी को वेपन बनाना है, अगेन मैं यूट्यूब पे वेपन बनाना, न्यूक्लियर वेपन बनाना तो नहीं बता रहा हूँ, बट पॉइंट इज in order to make a nuclear weapon one need to have very high concentration of this. नेचुरल यूरेनियम में ये हाई क्वांटिटी में नहीं होता है, एंड दैट्स वाई यूरेनियम एनरिचमेंट किया जाता है। एनरिचमेंट का मतलब क्या है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज करना है, एंड दैट्स वाई यू माइट हैव नोटिस्ड कि जब ईरान और इसराइल का कन्फ्लिक्ट हुआ तो इसराइल ने ईरान की उन साइट्स पे अटैक किया है जहां पे एनरिचमेंट होता था, क्योंकि इफ ईरान वांट टू डेवलप ए न्यूक्लियर वेपन दे नीड टू एनरिच द यूरेनियम फर्स्ट। दैट्स व्हाई इसराइल टारगेटेड द यूरेनियम एनरिचमेंट साइट्स ऑफ ईरान। ठीक है, ये पूरा कंट्रोवर्सी था। प्लीज रिमेंबर दिस एंटायर कॉन्सेप्ट। एग्जामिनर के लिए बड़ा आसान है आपको फंसाना, इसको स्विच कर दिया या फिर बोल देगा कि एनरिचमेंट करने के लिए हम 238 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं। नो वी डोंट, दिस इज नेचुरली देयर, हम इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे पास मतलब एज ए कंट्री वी हैव रफली 25% ऑफ थोरियम रिजर्व, रफली 2% ऑफ यूरेनियम रिजर्व। थोरियम के कंटेक्स्ट में भी एक और चीज है, एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, दैट थोरियम इज फाउंड इन द मोनाजाइट सैंड। अब पहले देखो, पहले अजम्पशन ये था कि सिर्फ कोस्टल एरियाज में मिलेगा, बट नाउ इट इज फाउंड इन द मिड एरियाज एज वेल। तो स्टेटमेंट कैसे आ सकता है दैट इट इज फाउंड ओनली ऑन द कोस्टल एरिया? दैट विल बी इनकरेक्ट। फाउंड ऑन द एंटायर कोस्ट, अगेन दैट विल बी वेरी मतलब ब्रॉड स्टेटमेंट टू मेक। तो एक्सट्रीम वर्ड्स का ध्यान रख लेना। इवन इफ यू नो कि थोरियम है वो मिलता है मोनोजाइट सैंड में, स्टेटमेंट है वो आपको फंसा सकती है। ओके हाँ, तो हमने बेसिकली यहाँ पे यूरेनियम पैक्ट साइन किया है विद कनाडा। G7 में प्लीज रिमेंबर वन थिंग, दैट इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ G7। हम पार्टिसिपेट करते हैं एज ए इनवाइटी, मतलब वी आर नॉट डायरेक्ट मेंबर। मेंबर के लिए आपका एक सिंपल सा जो ट्रिक है, जूस GF है ना, सो दीज कंट्रीज आर द मेंबर। इसमें आई है वो इंडिया नहीं है, आई है इटली है। इसमें सी है वो प्लीज रिमेंबर कि वो चाइना नहीं है, मतलब नाइदर इंडिया नो चाइना इज अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुपिंग। इसमें एक है कनाडा और एक है आपका, और क्या हो गया, और तो बेसिक वाले जापान हो गया, यूएस हो गया, इटली हो गया, कनाडा हो गया, ई से इंग्लैंड बनेगा, जी से जर्मनी और एफ से फ्रांस। ठीक है, दीज आर द मेंबर्स। अब हम इसी कंटेक्स्ट में एक और चीज है, कनाडा के साथ में वी आर निगोशिएटिंग द CEPA है ना, टू बूस्ट आवर ट्रेड। अब इसी कंटेक्स्ट में एग्जामिनर आपको अगेन कैसे फंसा सकता है, दैट रिसेंटली वी हैव कंक्लूडेड द एग्रीमेंट। हमने अगर मैं रीसेंट एग्रीमेंट की बात करूं तो रिसेंटली न्यूजीलैंड के साथ साइन किया है ना, तो एग्जामिनर आपको कैसे फंसा सकता है, वी हैव कंक्लूडेड एग्रीमेंट विद न्यूजीलैंड एज वेल एज विद कनाडा, स्टिल नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन इन दिस केस। ओके नेक्स्ट, उसके बाद कनाडा है वो कुछ इंटरनेशनल अलायंस है जो इंडिया स्पेसिफिक इनिशिएटिव है, उसमें उनका मेंबर बना है। जैसे फॉर एग्जांपल ISA की मैं बात करूं और GBA की बात करूं। GBA क्या है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। बायोफ्यूल के कंटेक्स में हमारा एक बायोफ्यूल पॉलिसी है। पॉलिसी के पीछे जो ऑब्जेक्टिव था कि इथेनॉल ब्लेंडिंग है, EBP इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल है, उसको हम प्रमोट करेंगे। उस पर भी कंट्रोवर्सी हुई थी, वी विल कवर दैट पार्ट इन एनवायरमेंट सेक्शन। ओके हाँ, और बाकी इसमें फॉर एग्जांपल ये बेसिक इनिशिएटिव लिए गए थे, तो वो मतलब आप नाम से ही समझ सकते हो, क्योंकि हर में या तो G7 मेंशन है या फिर उस प्लेस का उस जगह का नाम मेंशन है जहां पे ये समिट हुई थी। नथिंग अनयूजुअल। हाँ, G7 AI नेटवर्क नाम से पता चल रहा है, G7 Gov AI ग्रैंड चैलेंज नाम से पता चल रहा है। ओके नेक्स्ट रिलेटेड टू ब्रिक्स समिट। अब देखो इसके कंटेक्स्ट में समिट हुई थी, ब्राज़ील में हुई थी, उसकी जगह के नाम से ये डिक्लेरेशन भी है। प्लीज़ रिमेंबर वन मोर थिंग, जब प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे गए थे तो ब्राज़ील का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रख लेना, क्योंकि एक स्टेटमेंट के तौर पे पूछा जा सकता है। कहाँ पे हुई थी ये, रियो में हुई थी, ब्राज़ील में। अब देखो एक सिंपल सेंस में बताऊँ तो जो UNFCCC का कोप है वो भी ब्राज़ील में हुआ था, ब्रिक्स है वो भी ब्राज़ील में हुआ था, लास्ट G20 समिट है वो भी ब्राज़ील में हुआ था, इस बार का G20 समिट है वो मतलब वो साउथ अफ्रीका में हुआ था, जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट वाला है वो USA में होगा।
हाँ, उसके बाद अगर मैं ब्रिक्स की बात करूँ तो इंडोनेशिया है दैट हैज़ बीन एडेड एज़ ए फुल मेंबर, और वियतनाम है दैट हैज़ बीन एडेड एज़ ए पार्टनर कंट्री। ठीक है, वो डिक्लेरेशन है रियो डे जेनेरियो डिक्लेरेशन, उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता है। हाँ, इसमें एक ये एसडीडी इनिशिएटिव है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा इनिशिएटिव है ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ एआई डिक्लेरेशन। ठीक है, और तीसरा एक फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज दैट हैज रिकॉग्नाइज्ड द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड। अब इसमें मैं छोटा छोटा करके बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे। पार्टनरशिप फॉर एलिमिनेशन ऑफ सोशली डिटरमाइंड डिजीज, नाम से पता चल रहा है, नहीं बताने की जरूरत है। ये ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ एआई डिक्लेरेशन अगेन किस काम के लिए है आपको ऑलरेडी पता हो गया, बस ये ध्यान में रख लेना ये G20 से रिलेटेड इनिशिएटिव है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड, मतलब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझा देता हूँ। ट्रॉपिकल एरियाज में फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जिन कंट्रीज में ये फॉरेस्ट है उनको थोड़ा पैसा मिलेगा, बस ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स बैंक है उसी का नया मेंबर बना है अल्जीरिया, दैट इज 9th मेंबर ऑफ दिस NDB। नेक्स्ट है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के कंटेक्स्ट में एक छोटी सी चीज समझेंगे। 2027 में बिम्स्टेक के पहले गेम्स होंगे और वो इंडिया होस्ट करवाएगा, बस ये ध्यान में रख लेना। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव क्या थे, फॉर एग्जांपल इसका समिट है वो बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड में। इफ़ आई कैन रिकॉल इट प्रॉपरली, जिस टाइम पे ये समिट हुआ था प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे और फिर वहाँ से आई थिंक ही विजिटेड श्रीलंका ऑल्सो, है ना। और इसी समिट के टाइम पे पहली बार मतलब उनकी मुलाकात है वो मोहम्मद यूनुस से, जो बांग्लादेश के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे हुई थी। उस टाइम पे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में काफ़ी मतलब व्हाट शुड आई से स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप था। स्ट्रेन का मतलब है कि थोड़ा सा टकराव वाला टाइम था, बिकॉज अंडरस्टैंड बांग्लादेश है, हमने बांग्लादेश के लिबरेशन में उसको सपोर्ट किया। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज डेवलप हुई, एक है आवामी लीग, आवामी लीग विच वाज हेडेड बाय शेख हसीना, है ना। सो मेजरली हमारा इनके साथ अच्छा खासा रिलेशन था, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनकी गवर्नमेंट को मतलब इनको वहाँ से भागना पड़ा एंड सो ऑन। उसके बाद दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है दैट इज BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और इसकी हेड थी दैट वाज खालिदा जिया, है ना। एंड रिसेंटली सी पास्ट अवे, फिर उनके जो बेटे हैं वो अब बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर बने। मैं ये राम कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ, रीजन बीइंग कि नाउ यूपीएससी एक स्टेप आगे करके क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जांपल, रादर देन आस्किंग हु इज द प्राइम मिनिस्टर और रिसेंटली ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, वहाँ पे एक स्टेटमेंट ये भी दे सकता है दैट ही बिलोंग टू दिस पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर आपको थोड़ा सा ब्रीफली पता होगा, खास करके नेबर कंट्रीज के बारे में यू शुड, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये पूरा इसका स्टोरी था। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझेंगे, प्रो बिम्स्टेक है वो क्या है। प्रो बिम्स्टेक का मतलब क्या है, प्रोस्पेरस रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक, ठीक है। इसके कंटेक्स्ट में एक और इनिशिएटिव था, बोधि इनिशिएटिव। बोधि इनिशिएटिव का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर और एक स्टडी ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके ऊपर बात होगी। अच्छा, इसमें एक और इनिशिएटिव था, आई थिंक आई फॉरगॉट टू ऐड, चलो वो आगे आएगा। नेक्स्ट रिलेटेड टू आसियान, आसियान का 47th समिट था, वो कहाँ पे हुआ था, मलेशिया में, टू बी स्पेसिफिक कुआलालंपुर में हुआ था। उसी के बाद में कुआलालंपुर डिक्लेरेशन है दैट वाज साइंड, ओके। हाँ, अब यहाँ पे एक छोटा सा कन्फ्लिक्ट पॉइंट था, दैट वाज बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया। अंडरस्टैंड द डिस्प्यूट, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ। थाईलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर थी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल हर फुल नेम, शेनावात्रा करके सर नेम था, मतलब उनके फादर भी प्राइम मिनिस्टर थे पहले और बाद में सी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने कंबोडिया के लीडर को कॉल किया था और उस फोन कॉल का बेसिकली उसको लीक कर दिया गया था बाद में। और उस फोन कॉल में सी had called that Cambodian leader कि अंकल, मतलब हमारा जो मिलिट्री ऑफिसर है दैट इज क्वाइट एग्रेसिव, है ना। उसके बाद कंट्रोवर्सी हुई एंड शी हैड टू रिजाइन दिस। Why I am giving you this background so that you can remember this for a longer time. Background information will help you in connecting the memory. Point is there is a conflict. अब इस conflict में इंडिया का एक कनेक्शन है। कनेक्शन कैसे है, एक टेम्पल है, लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, वो टेम्पल वहाँ पे है इस एंटायर कन्फ्लिक्ट एरिया के अंदर ही,
है ना? तो उसके कंटेक्स्ट में मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये वाला टेम्पल है, 2 तरीके से पूछा जा सकता है, किसने बनवाया और कौन से भगवान को वो डिवोटेड है। ओके। हाँ, तो लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, टेम्पल का नाम है प्रेवियाहा टेम्पल, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। इट वाज बिल्ट बाय द खामेर एम्पायर, और इसी को अंकोरियन एम्पायर भी बोलते हैं। अब इस डिस्प्यूट के हिसाब से एक चीज समझेंगे, आईसीजे का जो रूलिंग है उसके हिसाब से ये कंबोडिया का है, बट थाईलैंड है दैट इज नॉट हैप्पी विद दिस एंटायर थिंग, मतलब दे स्टिल कंटेस्ट कि दिस एंटायर एरिया बिलोंग टू अस। तो आपको वो बैकग्राउंड पता होना चाहिए। हाँ, अब 2026 की अगर मैं बात करूं तो 2026 है दैट वाज सेलिब्रेटेड एज आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन, और इसी के कंटेक्स्ट में एक सेंटर फॉर साउथ ईस्ट एशियन स्टडी है दैट हैज बीन प्रपोज्ड एट नालंदा यूनिवर्सिटी। अब अगर एग्जामिनर को आपको थोड़ा सा भी मतलब ऐसे शौक देना होगा तो रादर देन नालंदा वो विक्रमशिला कर देंगे, और एग्जाम प्रेशर में आप ये रियलाइज भी नहीं करोगे कि उन्होंने नाम चेंज कर दिया, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ ये होगा कि हाँ देयर वाज सम यूनिवर्सिटी, है ना? तो मेजरली आपको क्यों मैं बता रहा हूँ, सो दैट यू रिमेंबर कि व्हेनेवर यू आर रीडिंग दिस इंफॉर्मेशन, थिंक इट फ्रॉम एग्जामिनर पर्सपेक्टिव कि इफ आई वुड हैव बीन दैट एग्जामिनर, हाउ वुड आई फ्रेम दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो वो चीज ध्यान में रखेंगे। और तिमोर है दैट बिकेम द 11th आसियान मेंबर। ओके, नेक्स्ट है क्वाड। क्वाड्स के कंटेक्स्ट में एक जो डिक्लेरेशन है दैट वाज इन न्यूज एंड दैट इज विल्मिंगटन डिक्लेरेशन। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब ये डिक्लेरेशन किस से रिलेटेड है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज वो समझेंगे, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, क्वाड है, 4 कंट्रीज हैं, उनके कंटेक्स्ट में ये डिक्लेरेशन था। ये प्लेस यूएसए में है, तो जहाँ पे ये इवेंट हुई थी, लीडर्स समिट हुई थी, उसी के नाम पे ये पूरा इनिशिएटिव है। इसमें क्वाड है वो सी शिप ऑब्जर्वर मिशन है, उसका इनिशिएटिव अनाउंस किया गया था। उसके बाद क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव है, वो भी अनाउंस किया गया था, और क्वाड कैंसर मून शूट है। अब देखो हर एक के आगे टर्म है जो प्रीफिक्स है वो क्वाड मेंशन है, तो आपको ज़्यादा मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट यू नीड टू रिमेंबर दीज 2 इनिशिएटिव जहाँ से क्वेश्चन बनने का पॉसिबिलिटी है। One is this MATRI initiative. What is full form of MATRI? Maritime Initiative for Training in the Indo-Pacific. Why USA is giving focus to Indo-Pacific, and why USA need India just to counter China? है ना? अंडरस्टैंड दिस थिंग ब्रॉडर वे में मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो लंबा बनेगा, बट इन ए वेरी सिंपल सेंस यूएस नीड इंडिया टू काउंटर चाइना। दूसरा जो इनिशिएटिव है दैट इज सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन कंटीजेंसी नेटवर्क। ठीक है, इसी के अंदर एक और अच्छा सा क्वेश्चन बनने लायक इनिशिएटिव है दैट इज क्यू चैम्प। अब एग्जामिनर अगर आपको फंसाना चाहेगा तो एग्जामिनर विल सिंपली से क्यू चैम्प इज रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ सेमीकंडक्टर्स, बट इट इज क्वाड क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव। बस इतना ध्यान में रख लेना, चैम्प है दैट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, नॉट रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर्स। ये ट्रैप ध्यान में रखना, ठीक है? हाँ, उसके बाद कुछ और इनिशिएटिव्स हैं। फर्स्ट इज इकोवास। तो ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज का एक ग्रुपिंग था। रिसेंटली क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि इसके 50 साल पूरे हुए हैं और ट्रीटी ऑफ लागोस है, इसके हिसाब से ये सेटअप किया गया था। इसमें 3 कंट्रीज हैं, 3 या 4 कंट्रीज उन्होंने रिसेंटली इसकी मेंबरशिप है वो छोड़ दी है। आई फॉरगॉट टू ऐड द नेम्स, प्लीज़ एक बार उसको इंटरनेट से सर्च करके ऐड कर लेना इसमें। नेक्स्ट है रिलेटेड टू IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब ये तो काफ़ी न्यूज़ में थी बिकॉज ऑफ दिस एंटायर ईरान कन्फ्लिक्ट। देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कोई कंट्री यूरेनियम एनरिचमेंट करके वेपन नहीं बना रही, ये कौन नोटिस करेगा या कौन ट्रैक करेगा? उसी के लिए IAEA है, ये बेसिकली इंस्पेक्शन करती है। तो रिसेंटली कंट्रोवर्सी क्या हुई थी, ईरान ने कहा कि हम इंस्पेक्शन अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद सस्पिशन था कि भाई हाँ दे आर इन्वॉल्व इन यूरेनियम एनरिचमेंट एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट अलाउइंग इट। ठीक है, तो इसके कंटेक्स्ट में इन्होंने कहा कि ईरान है उसके पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम है एंड दैट हैज़ द पोटेंशियल टू मेक 9 न्यूक्लियर बॉम्ब। मतलब नाम नंबर जरूरी नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि एनरिचमेंट क्या है, क्यों करने की जरूरत है, एंड व्हाट इज फिसल, व्हाट इज फर्टाइल, व्हाट इज 235, व्हाट इज 238, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो बेसिक वाली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वो आप एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। IAEA और एक ये है ओपैक, आई थिंक दोनों का हेडक्वार्टर वियना में है। अगेन जो मैं प्योरली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ,
वो मेरी मेमोरी के बेसिस पे बोल रहा हूँ, हो सकता है उसमें कुछ एरर हो। अगर एरर होगा तो एक और छोटा सा काम करेंगे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, क्योंकि जब आप रैपिडली इस तरीके का वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वो मिक्स अप हो जाती है और कुछ भी एरर हो सकता है ना। सो वी विल कीप इट सिंपल। एरर होगा, जस्ट गो थ्रू द कमेंट्स वंस, ओके। हाँ, अब इसी कंटेक्स्ट में एक JCPOA है और यूरेनियम मैनेजमेंट, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको मैं एक सेकंड में एक्सप्लेन कर देता हूँ। JCPOA है क्या? जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इन ए वेरी सिंपल सेंस, जिसको हम ईरान न्यूक्लियर डील बोलते हैं, ये उसका फॉर्मल नाम है। अब ईरान न्यूक्लियर डील का मतलब क्या है? मतलब ये था कि कंट्रीज, P5 कंट्रीज प्लस जर्मनी, प्लीज रिमेंबर जर्मनी P5 का पार्ट नहीं है, तो इन 6 कंट्रीज ने ईरान के साथ में डील साइन की थी। डील क्या थी कि भाई ईरान है वो वेपन नहीं बनाएगा और ईरान पे जो सैंक्शंस हैं वो कम हो जाएंगे। सैंक्शंस मतलब रेस्ट्रिक्शंस कम हो जाएंगे। बट US एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ट्रंप, जब ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, तो उस टाइम पे उन्होंने अनाउंस किया कि नहीं, वी विल नॉट फॉलो दिस एग्रीमेंट एंड वी आर क्विटिंग दिस, और फिर US ने विड्रॉ कर लिया था। उसके बाद से वापस से ईरान पे सैंक्शंस लगे थे। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंटायर, क्योंकि अगर आप घुमा फिरा के देखोगे तो अभी जो रिसेंट कन्फ्लिक्ट हुआ है, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन यहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि उसके बाद में बेसिकली जो टसल है, जो कन्फ्लिक्ट है, जो हॉस्टिलिटी है, वो इंक्रीज हुई। इससे पहले थिंग्स वर गोइंग, आई वोंट से कि बिल्कुल अच्छे से चल रही थी, बट दे वर गोइंग ऑन ए वेरी डिसेंट पेस। हमने भी इसी के कंटेक्स्ट में चाहबार में इन्वेस्ट किया था, है ना। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वहां पर भी हमारा इन्वेस्टमेंट स्टक हो चुका है, तो वो चीज ध्यान में रखना है। ओके, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ फिसल फर्टाइल क्या है। नाटो, नाटो के कंटेक्स्ट में दो चीज समझा। एक तो नाटो में ये है कि कलेक्टिव डिफेंस का आर्टिकल 5 है। लेट मी एक्सप्लेन दैट। कलेक्टिव डिफेंस, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी एक नाटो मेंबर पे अटैक होगा तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ नाटो। दिस इज आर्टिकल 5 ऑफ दिस नाटो एग्रीमेंट। हाँ, इसके कंटेक्स्ट में एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या थी कि US ने कहा कि भाई हम क्यों सारा बर्डन ले, आप लोगों को भी अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर वो इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई देयर वाज अ रिक्वायरमेंट, मतलब US की तरफ से डिमांड था कि जितने भी नाटो मेंबर्स हैं उनको अपना जो एक्सपेंस है GDP का लगभग 5% है वो डिफेंस पे खर्च करना है। एक तो ये डेवलपमेंट है। दूसरा क्या है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, दे शोड इंटरेस्ट इनटू दिस ग्रीनलैंड, और उसी कंटेक्स्ट में नाटो फिर वापस से न्यूज में था। अब आपके लिए एक छोटा सा काम है, फाइंड आउट वेदर ग्रीनलैंड यानी कि डेनमार्क, क्योंकि ग्रीनलैंड है दैट इज अंडर डेनमार्क, सो वेदर डेनमार्क इज ए पार्ट ऑफ नाटो और नॉट। अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन सेट करना होगा, थोड़ा सा क्वालिटी वाला क्वेश्चन सेट करना होगा, तो दे वोंट से कि मतलब कि नाटो में कितने मेंबर है, दे विल सिंपली फ्रेम ए स्टेटमेंट कि डेनमार्क इज ए पार्ट और नॉट ए पार्ट। मैं ये क्यों नहीं बता रहा हूँ, ताकि आप इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करें कि पूरा कंट्रोवर्सी क्या है। एक बार आप कंट्रोवर्सी, अगर मैं बता दूंगा आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर एक बार आप वो कंट्रोवर्सी समझ जाएंगे तो फिर उसके बाद आपकी मेमोरी में वो स्टिक हो जाएगी। पॉइंट मैं बता देता हूँ कि अगर मेंबर है, ध्यान से समझेंगे, अगर डेनमार्क नाटो का मेंबर है, तो जैसे ही US इस पे ग्रीनलैंड पे अटैक करने की बात करता है तो फिर कलेक्टिव डिफेंस की बात आएगी, और कलेक्टिव डिफेंस की बात आएगी मतलब फिर तो ये माना जाएगा कि नाटो मेंबर्स हैं वो सब एक होने चाहिए टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू डेनमार्क अगेंस्ट US से। दैट इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट समझेंगे, सऊदी है, इन्होंने पाकिस्तान के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। अगेन इसमें भी सेम कलेक्टिव डिफेंस टाइप का ही प्रोविजन है। थोड़ा सिंपल करके बताता हूं कि एक पे अटैक होगा तो दोनों पे अटैक माना जाएगा। अब यू माइट वंडर कि व्हाई सऊदी अरबिया वुड साइन ए डील विद पाकिस्तान। द रीजन इज न्यूक्लियर वेपन, है ना। पहले अंडरस्टैंड, लास्ट के 1 से 1.5 साल में जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पहले US यूज्ड टू बी काइंड ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द वेस्ट एशियन रीजन। ये आपके मेंस में भी क्वेश्चन बनने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम US इज शिफ्टिंग इट्स फोकस फ्रॉम वेस्ट एशिया टू इंडो पैसिफिक, एंड दैट्स व्हाई द कंट्रीज इन वेस्ट एशिया दे आर लुकिंग फॉर न्यू अलायंसेस। दिस इज वन सच अलायंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान में रख लेना।
ओके, नेक्स्ट रिलेटेड टू आईसीसी, अगेन ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो रिसेंटली इन कंट्रीज ने आईसीसी है उससे विड्रॉ कर लिया। एग्जामिनर स्टेटमेंट एक बना सकता है कि इसमें लेट्स से कि किसी और कंट्री का, लेट्स से रशिया, लेट्स से यूएसए, लेट्स से इंडिया, लेट्स से चाइना, क्या ये मेंबर हैं आईसीसी के? नहीं है, तो वो ध्यान में रख लेना बस। नेक्स्ट है आईओएमईडी। आईओएमईडी क्या है? ये चाइना का इनिशिएटिव है पहली बात। तो क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन। तो चाइना क्या बोलता है कि आईसीजे जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज, सो वी आर प्रपोजिंग एन अल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द कॉन्सेप्ट। ओके, ओके, नेक्स्ट इज रिलेटेड टू आईएलओ। आईएलओ इसका 1/3 जो कॉन्फ्रेंस है वो हुआ था, और कहाँ पे हुआ था? जिनेवा में हुआ था। और बेसिकली उसके बाद में ये कन्वेंशन है, ये अडॉप्ट की गई थी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रख लेना, दिस इज ए ट्राईपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ट्राईपार्टाइट क्या है? इसका मतलब क्या है? 3 पार्टीज हैं, 3 टाइप के स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, एक है गवर्नमेंट, एक है एम्प्लॉय, एक है एम्प्लॉयर, बस ये ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट है जीलोंग ट्रीटी। अब जीलोंग ट्रीटी किस चीज़ से रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड टू ओकस। ओकस क्या है? ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। तो जीलोंग ट्रीटी के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया और यूके ने एक 50 ईयर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के लिए एक एग्रीमेंट है वो साइन किया है। ठीक है, अब इन्हीं कंट्रीज का एक ग्रुपिंग और भी है, फाइव आइज अलायंस। ये इंटेलिजेंस शेयरिंग ग्रुप है, किस किस के बीच में है? यूएस है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। ये ध्यान में रख लेना। इंडिया इज नॉट ए मेंबर, चाइना ऑब्वियसली नहीं होगा बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस एंड चाइना। हाँ, नेक्स्ट इज रिलेटेड टू बीडब्ल्यूसी। बीडब्ल्यूसी क्या है? बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। क्यों न्यूज में थी? 50 साल पूरे हुए हैं और यूएन ने इसको सेलिब्रेट किया है। नाम से पता चल रहा है बायोलॉजिकल वेपन के अगेंस्ट में है, वो बेसिक वाली चीजें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट रिलेटेड टू रशिया। तो रशिया ने बेसिकली अनाउंस किया है कि वो इस ट्रीटी से बाहर आ रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रीटी? इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। और उन्होंने कहा है कि हम इस ट्रीटी को अब नहीं फॉलो करेंगे, तो वो भी ध्यान में रख लेना। एग्जामिनर अगर आपको फंसाना चाहेगा तो बोलेगा कि रिसेंटली रशिया हैव जॉइंड दिस ट्रीटी रादर देन सेइंग कि एंड किया है ज्वाइन करने का। और आज का जो लास्ट पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू एपीओ। एपीओ क्या है? एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली क्यों न्यूज में था? क्योंकि इंडिया है दैट बिकेम द और दैट अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2025-26। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है 1961 में हुआ था, हेडक्वार्टर इसका टोक्यो में है। नाम से पता चल रहा है कि प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करना है। अब इसी कंटेक्स्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन है क्यूसीआई, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। और क्यूसीआई पे इफ आई कैन रिकॉल प्रॉपरली 2016 में यूपीएससी का एक क्वेश्चन आ भी चुका है ना, कि क्यूसीआई का जो हेड है दैट इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर आफ्टर कंसल्टेशन विद द इंडस्ट्री। तो प्लीज फाइंड आउट इट इज करेक्ट और नॉट। हाँ, और नेक्स्ट रिलेटेड टू G20। तो G20 का समिट कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट टाइम अफ्रीका में हुआ था। देखो एक चीज़ ध्यान में रख लेना, जब इंडिया G20 का होस्ट था 2023 में, देन वी बेसिकली टुक स्टेप टू मेक श्योर कि अफ्रीका है, अफ्रीकन यूनियन है, उसको भी इंक्लूड किया जाए। तो उसके बाद में 24 वाला है वो ब्राज़ील में हुआ, और 25 वाला है ये साउथ अफ्रीका में हुआ, है ना। तो उसी के कंटेक्स्ट में ये ध्यान में रख लेना कि दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन इन अफ्रीका। और यहाँ पे उसका थीम है, थीम भी जरूर ध्यान रख लेना। इजी वे टू रिमेंबर, साउथ अफ्रीका है तो एस है पहला वर्ड, एस से सोलिडेरिटी। आई एम एज्यूमिंग कि एग्जामिनर है वो इतना भी मतलब तबाही नहीं मचाएंगे कि इस वर्ड को ही कुछ मैनिपुलेट कर दें, बट SES याद रख लेना, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बाद जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन थी ना, वो तो जहाँ पे हुई है उसी के कंटेक्स्ट में। और अगर आप थोड़ा सा भी क्रिकेट देखते हो तो आपको ये नाम याद करने की जरूरत है नहीं। ओके, उसके बाद एक और बॉडी है दैट इज कोस्ट ऑफ कैपिटल कमीशन। कोस्ट ऑफ कैपिटल कमीशन का मतलब समझो क्या है, कि डेवलपिंग कंट्रीज में उनको आसानी से पैसा नहीं मिलता है, उनको लोन मिलता है वो महंगे इंटरेस्ट पे मिलता है, तो ये उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए, काम करने के लिए बॉडी बनाई है। उसके अलावा एक और जो फ्रेमवर्क था दैट वाज इन न्यूज, ACITI। नाम से ही पता चल रहा है 3 कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क के लिए है। हाँ, नेक्स्ट IBSA में 3 कंट्रीज हैं, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। वहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि बेसिकली इन्होंने एक ट्रस्ट फंड सेटअप किया है फॉर LDC। LDC क्या है? लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। मैनेज कौन करेगा इस फंड को, ये जरूर ध्यान रख लेना। मतलब अगर ऐसा स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे तो हो सकता है आप बोलो कि लॉजिकली इट माइट बी इनकरेक्ट,
बट इट इज करेक्ट कि इसको मैनेज कौन करेगा, यूएन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, दैट इज यूएनओएसएससी। एक सिंपल वे में ध्यान में रख लेना, एसएससी है वो मैनेज करेगी। अच्छा, एसएससी और बॉडीज लाइक एसएससी और यूपीएससी ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में है? हाँ, प्लीज राइट डाउन दैट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नेक्स्ट है ईस्ट एशिया समिट। तो ये समिट है, ये भी कुआलालंपुर में ही हुई थी, मलेशिया में। ये 20th एडिशन था। नेक्स्ट इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव, ये इंडिया स्पेसिफिक इनिशिएटिव है, नाम से ही पता चल रहा है इंडो पैसिफिक के लिए है। रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि स्पेन है उसने इसको ज्वाइन किया है। अब देखो, स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इंडिया विजिट पे आए थे, आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, लास्ट टू लास्ट ईयर बनेगा। हाँ, तो जब वो इंडिया आए थे तो बेसिकली दोनों ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने, एक फैसिलिटी है वो इनोग्रेट की थी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी इंडियाज फर्स्ट, अब पूरे देश का फर्स्ट है तो इंपॉर्टेंट होगा ही, प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट। क्या टर्म है? प्राइवेट। प्राइवेट मतलब प्राइवेट कंपनीज आर इन्वॉल्व, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए प्राइवेट कंपनीज आर इन्वॉल्व। और ये कहाँ पे है? वडोदरा में। प्राइवेट कंपनीज कौन कौन सी है? टाटा और एयरबस फैसिलिटी। क्या बनाएंगे? C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट। अब देखो, हो सकता है ये वडोदरा वाला आपने रट के रखा हो कि प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट। अब अगर एग्जामिनर को थोड़ा सा एक लेवल आगे जाना हो, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई आप कितना क्यूरियस हो पढ़ने के लिए, तो एग्जामिनर क्या बोल सकते हैं, दैट C-295 इज ए सिविलियन एयरक्राफ्ट, है ना, और इट इज ए ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट। आपको पता होना चाहिए कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, है ना, सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट इज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब इसके कंटेक्स्ट में इसका मीटिंग है रिसेंटली, लीमा में हुआ था जो कि पेरू में है। अब दो चीजें ध्यान रख लेना, प्लीज रिमेंबर, एपैक है उसका मेंबर नहीं है इंडिया, वी हैव ऑब्जर्वर स्टेटस, दैट्स फर्स्ट थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। सेकंड थिंग इज हेडक्वार्टर इज इन सिंगापुर। थर्ड थिंग लिख ही देता हूं, सिंगापुर, है ना, और इंडिया है वो ऑब्जर्वर है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, पेरू में ही एक्चुअली एक पोटैटो रिसर्च सेंटर भी है, इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर, वो भी ध्यान में रख लेना, पोटैटो रिसर्च सेंटर। और उसी तरीके से एक एशिया के लिए भी पोटैटो रिसर्च सेंटर है, दैट वाज सेटअप, और रिसेंटली वो भी न्यूज में था। और ये कहाँ पे होना है? दैट इज गोइंग टू बी इन आगरा इन यूपी। ओके, नेक्स्ट है अब्राहम अकॉर्ड। एक सिंपल सेंस में समझाता हूँ। देखो, कन्फ्लिक्ट है बिटवीन इजराइल एंड फिलिस्तीन, उसी के कंटेक्स्ट में मुस्लिम कंट्रीज है, दे बिकेम होस्टाइल टू इजराइल। तो इन्हीं कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप नॉर्मलाइज करने के लिए यूएस ने बहुत सारी कंट्रीज को आपस में बिठा के एग्रीमेंट करवाए कि भाई शांति से रहो, क्यों अननेसेसरी लड़ना है। उसी को हम बोलते हैं अब्राहम अकॉर्ड। अब ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली जो कंट्री है कजाकिस्तान, वो उन्होंने कहा कि दे विल ऑल्सो ज्वाइन दिस एग्रीमेंट, ताकि इजराइल के साथ उनके रिलेशन है वो नॉर्मलाइज हो सके। बस इतना ध्यान में रख लेना, अब्राहम अकॉर्ड क्या है, क्यों न्यूज में थी। नेक्स्ट है 3 Cs इनिशिएटिव। 3 Cs इनिशिएटिव क्या है? नाम से पता चल रहा है 3 Cs है, उसका 10वां एनिवर्सरी था। अब 3 Cs कौन कौन सी हैं ये जरूर ध्यान में रख लेना। तो दिस इज BAB। व्हाट इज BAB? 3 Cs का मतलब है BAB, बाल्टिक, एड्रियाटिक और ब्लैक सीज, है ना। कौन कौन सी कंट्रीज हैं इनके अराउंड, वो आप ज्योग्राफी में एक बार जरूर देख लेंगे, क्योंकि 10 साल हुए हैं तो क्वेश्चन कैन बी देयर। नेक्स्ट है यूएन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। फर्स्ट है रिलेटेड टू वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि इसके 20 साल पूरे हुए हैं, तो उसी कंटेक्स्ट में ये नाम दे दिया WSIS +20 क्यों? क्योंकि 20 साल हुए हैं। WSIS क्या है? वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इसका जो एनुअल इवेंट था कहाँ पे हुआ था? जिनेवा में। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट ITU। तो ITU है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसका 25th एडिशन है, वो कहाँ पे हुआ था? बाकू में हुआ था। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये पहली बार हुआ है कि दिस इज द फर्स्ट WTDC इवेंट दैट हैज हेल्ड इन कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की बात करूं, सो रिसेंटली इंडिया है दैट हैज बीन री इलेक्टेड टू द ICAO काउंसिल, और 3 साल के लिए इलेक्ट हुआ है। ICAO क्या है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा एक यूनाइटेड अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन है। किस किस का इनिशिएटिव है? टर्की और स्पेन का इनिशिएटिव है। क्यों न्यूज में था? क्योंकि 20 साल पूरे हुए हैं।
ओके, इसमें आज के लिए इतना ही करेंगे, बिकॉज़ इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू। आज सुबह से मेरा रेगुलर क्लास चल रहा है, तो आज के लिए इसको इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है? थैंक यू। उसके अलावा अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।